नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और यूपी के लड़के, ये शब्द यूपी की राजनीति में यदा कदा सामने आ ही जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के लड़कों ने सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन इसमें उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। 2017 में सपा को आईना दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की थी और फिर 2017 के यूपी के लड़के बिछड़ गए थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते जुदा हो गए थे। लेकिन अब 2022 के चुनाव से पहले सूबे की सियासत में यूपी के लड़के पार्ट 2 की एंट्री हो चुकी है। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ साथ आ चुके हैं और दोनों की कोशिश किसान आंदोलन को भुनाने की है। और इसीलिए अखिलेश ने सभी सियासी समीकरणों को धता बताते हुए पश्चिमी यूपी के चौधरी को साइकिल पर सवार करवा लिया है। यूपी की सियासत भी इस वक्त किसानों के इर्द गिर्द घूम रही है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और कृषि कानूनों को वापस लेकर के विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया, लेकिन विपक्ष की पार्टी भी किसानों के मुद्दों को उछालकर पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण सेट करने में लगी है। लेकिन विपक्षी लगातार जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं उस सब में पश्चिमी यूपी में अब यूपी के लड़के पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश और जयंत के दल मिलने के साथ साथ दिलों का भी मिलाप हो गया है। लेकिन क्या ये यूपी लड़के 2022 में साथ आकर कोई कमाल कर पाएंगे या फिर 2017 की तरह ही बिखर जाएंगे? मेरठ में जब अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो वो भी किसानों का मुद्दा उछालने से पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव ने आज क्या कहा है, जरा वो आप सुनिए। किसान हमारे अपना हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मिले, एमएसपी के लिए कोई ठोस फैसला हो। लेकिन ये सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती है, किसानों के पक्ष में फैसला नहीं देना चाहती है। लेकिन हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं, आरएलडी जैन जी और समाजवादी पार्टी किसानों का हक दिला करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, जिस समय भी आपको बिस्तर चाहिए हो अस्पताल में उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। तो ये आपने बयान सुने हैं और इस बयान के जरिए कई तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए। लेकिन अब दो लड़कों की जो सियासत है, दो लड़कों की जो राजनीति है, वो एक बार फिर से नजर आ रही है और इसी को लेकर के आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चलिए जरा जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के खास मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आलोक वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और एसपी से प्रवक्ता जैनेन्द्र अर्कवंशी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में आलोक वर्मा जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ, आज जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं और जब प्रधानमंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी जिक्र करते हैं डबल इंजन की सरकार का, लेकिन उस दौरान भी आपको लगता है कि अब जो पश्चिमी यूपी के अंदर एक नए तरीके की राजनीति चलाने की जो कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है दो लड़के पार्ट 2 एक बार फिर से जब शुरू हुआ है 2017 में कांग्रेस के साथ जब गठबंधन किया जाता है तो नतीजों के बाद वो टूट भी जाता है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में कारगर होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो डबल इंजन की सरकार का नारा है उसको कहीं पीछे छोड़ देगा? आलोक वर्मा जी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बताएं। 2017 आपको याद है और मुझे भी अच्छी तरीके से याद है कि 2017 के उस समय में, उस वक्त में किस तरीके से राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में खाट सभाएं निकाल रहे थे और अखिलेश यादव की जब सरकार गई और इलेक्शन हुआ तो किस तरीके से उन्होंने काम बोलता है और बाद में दोनों ने गठबंधन किया, बड़ी उम्मीदों के साथ गठबंधन किया था। क्या नतीजा आया था आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। 403 सीटों में कुल मिला के 54 सीटें दोनों पार्टियों को हासिल हुई थी। 2 साल बीता, 2019 में एक बार फिर से उन्होंने गठबंधन किया मायावती के साथ।
आप लोग कह रहे थे शानदार गठबंधन है, ऐतिहासिक गठबंधन है, पहली बार इस तरीके का गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी कहीं सरवाइव नहीं कर सकती, और किस तरीके का नतीजा उस समय आया। उस समय कुल मिला के दोनों पार्टियों को 15 सीटें मिली, 10 सीटें बसपा को और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को, और गठबंधन किस तरीके से टूटा, इतिहास की बात है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी पंचायत चुनाव हुआ, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद जीत हासिल की है, चाहे पूर्वांचल की बात करें, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश का नतीजा आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव आने दीजिए, जो गफलत है वो दूर हो जाएगी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से आने जा रही है, और इसलिए आने जा रही है क्योंकि हमने जनता के साथ खड़े होकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो पाथे लिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने हमको सिखाया है, बताया है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक सैनिक जमीन पर उतरकर लोगों की भलाई के लिए काम करता है, कितना काम हुआ है, हिंदुस्तान की भलाई, मैं उस पर भी आऊंगा, भलाई के लिए काम कर रहा है, जिस तरीके से तरक्की की दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी लोगों में घबराहट है, गुणा भाग करने दीजिए, जात जमात की राजनीति करने दीजिए, धर्म की सियासत करने दीजिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश उठ के खड़ा होगा। 2022 का नतीजा आने दीजिए, एक बार फिर से कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहां गिरेगा, पता नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। ठीक है, देख लेते हैं कौन गिरेगा और कौन संभल करके खड़ा रहेगा। धर्मेंद्र यादव जी, अब जाट नेता जयंत चौधरी को साइकिल पर सवार तो कर लिया है, लेकिन कितने समय के लिए ये लिफ्ट दी गई है या परमानेंट उनको साथी बना लिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, समाजवादी पार्टी जिसका हाथ पकड़ती है खुद से नहीं छोड़ती है। भाई दूसरी बात आलोक जी सुन लीजिए, इतना उत्साहित मत होइए आप, ठीक है? आपने खुद ही अपनी बातचीत में बोल दिया कि पहली लाइन तो बोल दीजिए सही। कांग्रेस का 2017 में आपने हाथ थामा, अरे 29 दलों के दलदल के कांग्रेस का 2017 में आपने हाथ थामा, आज कांग्रेस कहां, समाजवादी पार्टी कहां? 2019 में आपने बसपा का हाथ थामा। अरे लाइन में तो सत्यता होनी चाहिए। एक एक करके सर, आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, ये भी तो साफ साफ समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आलोक वर्मा जी एक मिनट जरा धर्मेंद्र जी को सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। धर्मेंद्र यादव, देखिए 29 दलों के दलदल के साथ अगर कोई गठबंधन पे बात करे तो वो मेरे ख्याल से जायज नहीं है। उसको एक बार आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। अगर घर में आईना होगा, एक बार देख के देखेंगे तो उनको पता चलेगा उनका एहसास क्या है। दूसरी बात, जो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे आलोक जी अभी, बहनों के चीर हड़र को उपलब्धि बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इन्हें कभी शर्म नहीं आएगी, टीवी पे आके बस भाषण देना शुरू कर देंगे, ये इनकी बात है। आज अगर इनसे 5 काम पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कौन से 5 काम किए हैं जिनको, सुनिए पहले, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो लिफ्ट दी गई है, ये कुछ समय के लिए है या परमानेंट साथी बना लिया है? मैंने इसका जवाब दे दिया शुभेंदु जी कि समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती है वो गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाती है और खुद का भी साथ नहीं छोड़ती है। ये मैंने आपको बता दिया। आप अगर कोई उदाहरण हो इतिहास में बता दीजिए। लेकिन इसमें कारण क्या आपको नजर आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि नतीजे सामने आते हैं, आपके ऊपर आरोप लगा करके फिर वापस चले जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो? शुभेंदु जी, ये बात तो जो छोड़ के जाता है उससे पूछने की आवश्यकता है ना, वो तो उसको पता होगा, हमें थोड़ा ना पता है इस बात का। फिर भी कोई तो कारण सवाल में आता होगा, क्या कमी है आपके अंदर ही? कमी बता देते हैं समाजवादी पार्टी। अगर हमें कम, देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई कमी लग रही बताइए जरा, हम उसको सुधार करेंगे। जो कमी अगर है तो दूसरा बताएगा ना, हम कैसे बता सकते हैं? आप उनसे, ये सवाल उनका है, हमारा तो है नहीं। अगर हमारा सवाल हो तो हम इसको जवाब दें। नहीं, अच्छा, अब इस मसले को लेकर के भी बात हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नतीजे आएंगे आप वापस से चले जाएंगे? नहीं, क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता ना। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी से गठबंधन कर लेगी, कौन जानता है? भारतीय जनता पार्टी बहनों की साड़ी खींच लेगी, कौन जानता है? भारतीय जनता पार्टी दलितों को सरेआम कटवा देगी, कौन जानता है? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी किसानों को टाइट चढ़वा देगी, कौन जानता है? लेकिन अब सामने चीजें आ रही हैं, जब चीजें हो जाती हैं तब तो पता चलता है। पहले से आप प्यास लगाने से कोई फायदा नहीं है। आपका भी समय जाया होगा, मेरा भी समय जाया होगा। ठीक है, आलोक वर्मा जी जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जयेंद्र आपके पास आता हूँ। आलोक वर्मा, बढ़िया बात मैं सुन रहा था बहुत। आज भी उन्होंने देखा, 5 काम पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि थोड़ा चश्मा उतार के देखेंगे, बहुत सारे काम उनको देखेंगे। उनको सड़कों पर काम दिखेगा, पट्टी पे भी किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गड्ढे दिख रहे हैं सड़कों पे, काम दिखेगा। और आज प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थे, विकास की कोई परियोजना ही लेकर के आए थे। 30 साल में जो खाद कारखाना है, दशकों से पूर्वांचल के लोग मांग कर रहे थे,
आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आलोक वर्मा जी। 3 दशकों से पूर्वांचल के लोग मांग कर रहे थे कि वहां का खाद कारखाना बनना चाहिए। कोई और सरकार भी बना सकती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार भी कुछ काम कर सकती थी, कांग्रेस की सरकारें भी कुछ काम कर सकती थी, बसपा भी कुछ काम कर सकती थी। वो काम किसने किया? वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एम्स किसने बनवाया? आज ही उसका उद्घाटन, मैं आज की बात कर रहा हूं। एम्स किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया, डबल इंजन की सरकार ने बनवाया। दूसरी चीज, वायरल की किस तरीके से दहशत है, किस तरीके से एंसेफ्लाइटिस था। मैं तो वहां पे पत्रकार रहा हूं, गोरखपुर के आसपास के एरिया में, पूर्वांचल के एरिया में, और मैं देखता था कि वहां का जो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है, वहां किस तरीके से एंसेफ्लाइटिस से ग्रसित बच्चे आते थे, किस तरीके से वहां से लाशें निकलती थी। बहुत सारी सरकारें वहां ध्यान दे सकती थी। भाई साहब जो कह रहे थे समाजवादी पार्टी सरकार ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो भी सरकार वहां पर ध्यान दे सकती थी। इंसेफ्लाइटिस का रोग, दिमागी बुखार, नौ की बीमारी जिसे उस इलाके में लोग कहते हैं, वो दूर किया जा सकता था। लेकिन आज खबरों में सुर्खियां इंसेफ्लाइटिस नहीं बनती। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अब मैं एक दिन जा रहा था, सड़क पे जा रहा था, तो मैं सड़क पर क्या देख रहा हूँ, होर्डिंग लगी थी, आ रहा हूं मैं। अरे साहब, कौन बुला रहा है आपको? कौन चाह रहा है आप उत्तर प्रदेश में आए? उत्तर प्रदेश में आपकी शानदार सरकार देखी थी, किस तरीके से सत्ता सदनों में व्याभिचार होता था, किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था। गायत्री प्रजापति का नाम कोई भूल सकता है क्या? पूर्वांचल आपने मुख्तार अंसारी के हवाले किया, कोई भूल सकता है क्या? कोई जानता नहीं क्या? हर आदमी जानता उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की सरकार किस तरीके से, किस नाम से जानी जाती थी। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा कोई गुंडा, ये एक समय में कहा जाता था। आज उस तरीके की हालत नहीं है। ये आपकी घृणित मानसिकता है, ये आपकी घृणित मानसिकता है, बाबा जी की घृणित मानसिकता है, नीच मानसिकता है, इसको सुधारो। नीच मानसिकता को सुधारो, अपनी नीच मानसिकता को सुधारो, अपनी नीच मानसिकता को सुधारो। इस तरह से नीच मानसिकता एक मिनट, शब्दों की मर्यादा में, ठीक है, ऐसे आज हमने माफियागिरी उत्तर प्रदेश से काम खत्म किया है। अरे बाबा ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, बाबा माफिया थे, बाबा मुकदमे वापस ले लिए। वो कौन से माफिया थे? मुझे बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से सबसे ज्यादा माफिया है, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी से माफिया है। 339 सांसद में मामले दर्ज है, 114 विधायक, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। 114 विधायक दागी हैं, 170 के खिलाफ 339 सांसद दागी हैं। कहाँ की बात कर? अरे क्या मान गए? मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं लुटेरों का, हिस्ट्री सीटर का स्वागत मुख्यमंत्री करते हैं, हिस्ट्री सीटर को कानपुर में भगवान, क्या बात कर रहे हो? क्या कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तारी नहीं करवा रहे हो? चिन्मय में तेल लगाने बैठे हो, सबको है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है मुकदमे वापस लिए हैं। अपनी आंखों में तेजाब डाल के बैठ जाते हो, अपनी आंखों में तेजाब डाल के जाते हो, बाबा दिखाई नहीं देगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आलोक वर्मा जी, धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, एक मिनट, आलोक वर्मा जी, एक मिनट जरा सुनिए, ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र जी, ठीक है जरा, ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे विषय हैं, जरा उसको भी शामिल कर लेते हैं, जरा आलोक वर्मा जी, एक मिनट जरा, ठीक है सर, ठीक है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रोशनी जायसवाल भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। रोशनी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ठीक है सर, एक मिनट, आलोक वर्मा जी, अरे बहुत सारे विषय है सर, अभी तो शुरुआत हुई है। एक मिनट, धर्मेंद्र जी बस रुकिए ना, ठीक है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है सर, अभी रुकिए ना। धर्मेंद्र यादव जी प्लीज एक मिनट जरा सुनिए। धर्मेंद्र यादव जी, आलोक वर्मा जी प्लीज, आलोक वर्मा जी, धर्मेंद्र यादव जी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, धर्मेंद्र यादव जी सुन लीजिए एक मिनट। धर्मेंद्र यादव जी, बाकी पैनलिस्ट भी हैं सर, ऐसे नहीं ना, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनको भी समय देना है। अरे ठीक है सर, एक मिनट, मैं उनको भी बोल रहा हूं, मैंने उनको भी बोला है, और जरा विकास के कामों को लेकर के मैं बात करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक मिनट जरा रुकिए तो सही, एक एक करके सभी का पहले एक बारी टर्न तो हो जाए, एक बारी बारी तो हो जाए, सबकी बातें तो सुने कि क्या आखिर चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जनेंद्र अरकवत जी, सर मैं जरा आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि ये जो अब कहा जा रहा है कि इस बार का जो गठबंधन है वो बड़ा मजबूत है, और इस बार जो दो लड़कों की जोड़ी है, आपको लगता है कि हिट होगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बार का जो गठबंधन है वो मजबूत है, और दो लड़कों के साथ साथ हमारी भी पार्टी जुड़ी हुई है, सपा सुभाषपा, और आज रालोद का भी गठबंधन हो गया है, तो ये एक मजबूती प्रदान करेगा
पूर्वांचल में हमारे पास मतदाता है, वोटर है, और हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मध्य जो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का मजबूत गढ़ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद का भी मजबूत गढ़ है। जब क्योंकि देखिए हुआ क्या था पिछली बार की, कुछ जाट मतदाता नाराज हो गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मजबूत जो गढ़ है, उन गढ़ों को या किलों को ध्वस्त किया गया था पिछली बार 2017 में, आंकड़े तो कुछ यही कहते हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा था कि पिछली बार हुआ क्या था कि जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उनका सहारा लेके जाट मतदाता जो था, चाहे वो रालोद का हो चाहे वो सपा के साथ हो, उसको भ्रमित कर दिया गया। और उसका जो जाट क्या भ्रमित कर दिया गया? नहीं, उसको कहा गया कि सपा मतलब सपा सरकार ने ये दंगे करवाए हैं। हाँ। और अभी आपने देखा जिन्होंने दंगे करवाए हैं भाजपा के जो तो जिनके ऊपर आरोप था आज वही साथ में है। नहीं 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 नहीं, हाँ। आप गलत कह रहे हैं। हाँ। सपा के जो माफ कीजिएगा, जो भाजपा के एमएलए और एमपी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि अब तो केस वापस लेने की मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से प्रक्रिया चालू कर दी थी, इस वजह से नाम लेना पड़ रहा है। संगीत सोम और उनके पूरा जो गुंडा ग्रुप था वो जुड़ा हुआ था। और अरे समाजवादी पार्टी का शासन भी था उस समय। अगर उस समय ऑपरेशन भी आया थे। गुंडे बीजेपी में शासन गुंडे बीजेपी में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? भी आप अच्छी तरीके से जानते पूरी हो, नाम ले जिंदगी लीजिए राजभर। पूरी जिंदगी पर्दे ही हटाते रहो और कुछ नहीं कर पर्दा इस बार दिख जाओगे। नहीं, एक मिनट धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र यादव जी, आलोक वर्मा जी, उत्तर प्रदेश को जिस गर्क में डाला है, नहीं ठीक है ना, उसको ये जनता देख रही है ना, जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। आलोक वर्मा जी एक मिनट जरा, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आलोक वर्मा जी प्लीज इस तरीके से नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, सुनिए ना, बाकी पैनलिस्ट को भी तो सुनिए ना जरा। पूरी बात सुनिए कि जो भाजपा का जो पूरा ग्रुप था जो जुड़ा हुआ था उन दंगों के साथ, अगर इतनी चिंता थी तो क्यों नहीं उनको कोर्ट का सामना करने देना चाह रही है सरकार? क्यों उनसे 77 केस वापस लिए जा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो किसान आंदोलन के बाद चाहे वो उस समय अजीत सिंह जी भी माननीय थे, तो उनके सामने ही जो वापस उनकी खोई हुई उनका वोटर था वो उनके पास आ गया, जो जयंत जी के पास भी है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है वो अब भी वही एमएसपी का कानून गन्ना के वो किसानों के लिए जीवंत रखना चाहते हैं ना। एफआरपी केवल 20 रुपए नहीं हाँ। मैंने अभी किसानों की बात की है, गन्ना किसानों की बात अलग है। जो एफआरपी है वो इस सरकार के समय में केवल 20 रुपया बढ़ा है, जबकि पिछली सपा सरकार के समय में लगभग 90 रुपए, और उससे पहले की जो बसपा सरकार का मतलब पिछले 20 साल का बता रहा हूं, उससे पहले बसपा सरकार में 110 रुपए बढ़ा, और इनकी 2000 से लेकर 2020 तक जो सरकार रही उसमें केवल 20 रुपए एफआरपी के ऊपर बढ़ाया गया है। वो एफआरपी प्लस टैक्स दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि बिजली आज जो है वो 100 रुपए से 180 रुपए किसानों को मिल रही है। और लेकिन उनका जो एफआरपी है, गन्ना किसानों की बात कर रहा हूं, उनका एफआरपी नहीं बढ़ा है। कितना बढ़ा है? केवल 20 रुपए बढ़ा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री भी आते हैं तो वो कहते हैं कि पहले तो बिजली नहीं थी ना। सर उन्होंने तो आप कह रहे हैं कि महंगी बिजली, लेकिन पहले तो बिजली भी नहीं थी, वो तो ये कह रहे हैं। मैं इस पर भी आऊंगा, मैं जरा जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं सर। रोशनी जायसवाल भी हमारे साथ है। रोशनी जायसवाल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अब गठबंधन हो चुका है और एक बड़ा गठबंधन यहां पर विपक्षी खेमे की तरफ से तैयार किया गया, इसमें कांग्रेस पार्टी कहां है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये गढ़ हमारा है, यहां पर हमारा प्रभुत्व है, यहां पर इनका प्रभुत्व है, तो कांग्रेस पार्टी कहां है फिर इस रेस में? देखिए, गठबंधन करना कांग्रेस ने अभी तक इसलिए नहीं किया है क्योंकि गठबंधन करने से पार्टी सिर्फ और सिर्फ कमजोर होती है, और इसके पहले कांग्रेस ने जितनी बार भी गठबंधन किया है सिर्फ और सिर्फ कमजोरी मिली है कांग्रेस को। तो इस बार कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, और इस बार जो सामाजिक बदलाव लाया है गठबंधन करने से इससे पहले भी आपको नुकसान पहुंचा, आपको कमजोरी मिली। आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ तो उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ, और इस बार जितनी गठबंधन समाजवादी पार्टी कर रही है सुभाषपा, और अभी आज जयंत जी से भी किया है, मैं निश्चित ही बता सकती हूँ कि इसका खामियाजा उन्हें 2022 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। और नुकसान तो होगा ही, क्योंकि इतना गठबंधन करने से एक खिचड़ी हो जा रही है। और कांग्रेस जिस तरह से सामाजिक बदलाव ला रही है, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए
40% आरक्षण देने के लिए कहा है, इससे महिलाओं में एक अलग ही खुशी आई है और एक महिलाओं का एक अलग ही रुझान आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की तरफ। सारी महिलाएं अच्छा अपना रोशनी, वोट ठीक है, एकत्रित कर रही हैं और जितने भी मैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की थी कि 2017 में ऐसा हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या जो बसपा के नेता हो उनसे आप पूछ लीजिए। तो अब आप जुड़ चुके हैं, जरा बताइए कि कारण क्या था। देखिए नतीजे सामने 2017 आते हैं, में छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि आप उनसे ही जान लीजिए क्या वजह थी। देखिए 2017 में जो चुनाव हुए थे उसका परिणाम क्या आया वो सबके सामने है। और 2017 में जो गठबंधन किया कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ, एक ये सोच थी कि कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती से सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार तो नहीं बनी और उल्टा कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही हुआ। इसीलिए 2022 में ये निर्णय लिया गया है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और 40% आरक्षण जो देने की बात कही गई है महिलाओं को। आपको लगता है कि आपका जो वोट शेयर था, आपका जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जो शिफ्ट होना चाहिए था वो तो शिफ्ट हो गया, लेकिन जो वहां से मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया। आपको लगता है? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। और इस बार 2022 में जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और ये प्रूव करेगी कि प्रियंका गांधी जी के बाद 2022 में चुनाव तो बना ही रही, 2022 में तो अपना सरकार बना ही रही है कांग्रेस पार्टी। 2024 में भी पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हमारा पूरी उम्मीद नहीं, पूरी 100% श्योरिटी के साथ मैं आपके चैनल पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश ये जो श्योरिटी है ना, ये अखिलेश यादव की तरफ से भी नजर आती है। अखिलेश यादव को सीटों के साथ बकायदा कह रहे हैं। भाजपा कहती है उत्तर प्रदेश को हमने मॉडल बनाया, लेकिन हकीकत यह है कि मॉडल बना, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, किसानों के खिलाफ मैं अपराधों को लेकर के भी जिक्र करूंगा, बढ़ते अपराध क्यों हैं और क्या इसके पीछे कारण है, मैं जरा जानूंगा। लेकिन उससे पहले जरा दिलीप जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। ठीक है रोशनी जी, दिलीप जी आपको क्या नजर आता है कि ये जो अभी आज ट्रेलर नजर आया है, 2 लड़के एक साथ नजर आते हैं, पार्ट 2 की एक तरीके से स्टोरी है, तो जो पार्ट 1 था वो उतना ज्यादा हिट तो रहा नहीं। 2017 में पिक्चर रिलीज हुई, फ्लॉप हो गई, लेकिन आपको नजर आता है कि अब जब विधानसभा चुनाव सामने होंगे, अब गठबंधन के साथ, एक बड़े गठबंधन के साथ अगर पूरी तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल इसमें सामने होते हैं और 2 लड़कों की जोड़ी एक बार पार्ट 2 सामने आती है, तो क्या आपको नजर आता है पिक्चर हिट होगी? शुभेंदु जी, पिक्चर बिल्कुल हिट नहीं होगी और ये एक्सपेरिमेंट राजनीतिक पार्टियां बहुत बार कर चुकी हैं। और पिक्चर हिट तब होती है जब गठबंधन बराबरी से होता है, दोस्ती यारी बराबरी में होनी चाहिए, जो पुरानी बुजुर्गों ने कहावत कही है, ये बात राजनीतिक गठबंधन पे भी फिट बैठती है। और ये सबको पता है कि सपा के और बाकी पार्टियों के गठबंधन में जमीन आसमान का फर्क है। सपा हमेशा सुपरसीड करने की कोशिश करती है और करती है। कांग्रेस के साथ जब गठबंधन हुआ था तब भी सपा ने सुपरसीड किया था, जबकि कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इस देश पर दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, प्रदेश में अपने पैर को जमाने के चलते सपा से गठबंधन किया और सपा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। तो जितनी भी पार्टियां सपा से गठबंधन कर रही हैं सब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है, कोई भी सुपरसीडिंग स्टेज में नहीं है। एक आध क्षेत्र को लेकर के हो सकता है, जैसे पश्चिम में आरएलडी की कुछ मजबूत सीटें हैं, सुभाषपा की कहीं कुछ जो राजभर समाज है कुछ सीटें मजबूत हैं, वहां पर 2-4 सीटों पर तो प्रभाव हो सकता है। और उन्हीं सीटों को बचाने के लिए, देखिए मैं एक बात ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे गठबंधन किसी पार्टी का किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये गठबंधन सामाजिक नजरिए से नहीं है। ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ राज सत्ता के लालच से है, अपनी चंद सीटों को बचाने के लालच से है और राजनीति में अपनी भागीदारी बनाए रखने के लालच से। दूसरा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। जनता का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा। रुक जाइए भाजपा भी ये दम भरती है, जनेंद्र जी आता हूं मैं, एक मिनट आता हूं, रिएक्शन लूंगा आपसे। दम भरती है, कांग्रेस ने भी अभी दम भरा, बसपा से कोई है नहीं, वरना वो भी दम भरते कि उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर बहुत काम किया, किसानों का सबने कल्याण किया, रोजगार तो इतना दे दिया कि लोग यहाँ पर है नहीं नौकरी करने के लिए, बिजनेस को इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया कि लोगों के घर में सोना भर गया है। लेकिन स्थिति वास्तव में ये नहीं है। स्थिति क्या है ये सबको पता है। मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, हवा सब कुछ खराब है। अगर सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये दावे किए हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, तो आम जनता परेशान क्यों है? भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इन जनरल सबको कहां मिल रहा है?
किस राजनीतिक पार्टी ने जातिगत आरक्षण के खिलाफ आज तक धरना दिया है? कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश नहीं करी, जिसकी पार्टी में राजनीतिक जातिगत प्रकोष्ठ नहीं बने हैं, जो जाति सम्मेलन नहीं करती है, जो क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की कोशिश नहीं करती है? और कौन सी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही जागरूक नहीं होती? ठीक है, ये जो सपा आज कर रही है, प्रसपा आज कर रही है, आपको 5 साल जनता की चिंता नहीं थी? आप 4.5 साल आप सोए, अब 6 महीने में आपको जनता का सारा दर्द जाग गया। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं धर्मेंद्र यादव, मैं आपको जरा जोड़ रहा हूँ इसमें, जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। ये आप तो कह रहे हैं कि हिट होगी, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रोशनी जायसवाल, वो भी कह रही हैं कि इसमें आपके साथ आकर के तो नुकसान हुआ। देखिए, ऐसा है, रोशनी जी का अपना तर्क है, अपनी राजनीतिक समझ है, वो जिस तरह से एनालिसिस कर रही है, जिस तरह से सोच रही हैं, वो उनका अपनी सोच हो सकती है, लेकिन अंतोगत्वा जो रिजल्ट आएगा उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात, अभी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रदेश की जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, अगर आप उसको सही करते हो, जैसे हमने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, अब आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाने का जो समय है, मान लीजिए 7 घंटे से रिड्यूस होकर 3 घंटे हो गया, और जितने वहां पे वाहन चल रहे हैं, मान लीजिए आप डेली 1 लाख वाहन जा रहे हैं, अब 1 लाख वाहन 5 घंटे कम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करेंगे। अगर आप लखनऊ की बात करें या फिर गाजियाबाद की बात करें, अगर यहाँ पे मेट्रो की सुविधा चलाई गई, तो इस मेट्रो की सेवा की वजह से जो बसेस थी, वो बसेस कम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के पहलू पे विचार ना करके भी करेगी ना सर, ये दावा तो बीजेपी भी करेगी। कहाँ करी बताओ ना मुझे, आप कौन से मेट्रो चला दिया? जवाब ले लेता हूँ, आलोक वर्मा जी जवाब नहीं चला दिया, आलोक वर्मा जी जवाब मेट्रो चला, मुझे बताइए ना। पता नहीं क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेस की जमीन खरीद हमने दे दी, जमीन खरीद के बारे में भी कुछ सुना है कर दिया। कितना महीना चले हुए, कितना महीने हुए चले हुए, कितना महीना बनाया था हमने, तो मेट्रो कहाँ चली गई? की मेट्रो कहाँ चली गई? मेरठ की मेट्रो कहाँ चली गई? कानपुर की मेट्रो ढूंढ रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश की जनता भी ढूंढ रही है, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के देख रहे थे। मैं आपको बता दीजिए, मैं आपको बताऊं, शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, एक मिनट, एक एक करके इस तरीके से, एक मिनट रोशनी जी, एक मिनट, धर्मेंद्र यादव आपने सवाल कर लिया, आप जरा जवाब तो सुनिए। नेशनल टेलीविजन पे इस तरह से संबोधित करना मुझे नहीं एक मिनट जरा रोशनी जायसवाल जी, एक मिनट जरा। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए ऐसे अगर बात रखेंगे ना तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट धर्मेंद्र जी आपने काउंटर कर लिया ना, आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुनिए, आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट जरा प्लीज सर, प्लीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि सर इस तरीके से नहीं, आपका टर्न आया, आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुनिए। आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए। आपने डिलीवर कर दिया जनता को, एक हाईवे नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूँ, कैसे सुनूंगा, कैसे सुनूंगा? धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, देखिए आपने सवाल किया ना, आपने कहा कि कहां बने हैं, तो जरा सुनिए, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा, आप उसके बाद काउंटर कीजिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, सुन रहे हैं आप? सुनेंगे नहीं, आप बेफिजूल बात करते रहेंगे, आप बेफिजूल बात कर रहे हैं। अरे मैं तो बोल रहा हूं, आपको नहीं बताया होगा, पढ़ने लिखने खिलाड़ी को रोकिए, आप मदारी खिलाड़ी को रोकिए सर, टाइम किल ना करें प्लीज, मदारी खिलाड़ी बड़ा कीमती समय है सर, यहाँ मदारी खिलाड़ी को रोके, सर्कस नहीं चल रहा है कोई। धर्मेंद्र यादव जी प्लीज, मैं बार बार आपको टोक रहा हूं सर, मैं बार बार आपको टोक रहा हूं। शुभेंदु जी, देखिए जब दूसरे को मौका मिला तो उसको अपनी बात रखने का मौका तो मिलेगा ना, आप उसको सुनिए, उसके बाद काउंटर कीजिए। एक मिनट जरा, ठीक है सर, ठीक है, आप जरा बारी का इंतजार कीजिए, एक मिनट जरा। धर्मेंद्र यादव जी फिर से मैं कह रहा हूं आपको, एक बार रुकिए जरा, आप बाकी पैनलिस्ट भी हैं, जरा उनको भी तो सुनिए ना। आलोक वर्मा जी जल्दी से जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। जल्दी से उन्होंने एक्सप्रेस वे की बात की, मुझे नहीं पता कि उन्होंने देखा कि नहीं देखा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन अभी हाल में हुआ है, 341 किलोमीटर, अभी पुलिया का भी होगा, अभी पुलिया का भी होगा। अब फिर आप बीच में बोलने लगे, अभी आप कहते हैं कि बीच में नहीं बोलते, अभी आप कहते हैं बीच में नहीं बोलते, सुन तो लीजिए। जमीन का अधिग्रहण बता दो ना, किसने करा? तो मौका आएगा फिर आप बोल दीजिएगा। धर्मेंद्र यादव जी मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं सर, ये कोई तरीका नहीं है, आप सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं, जो जनता देख रही है ना वो यही समझ रही है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप जो सच्चाई है उसको सामने नहीं आने देना चाहते। फिर
लोग यही समझेंगे। आप उनको बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिए। एक्सप्रेसवे धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट जरा। आलोक वर्मा जी, किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, डबल इंजन की सरकार में बना। कितने समय बता दीजिए समय। प्रयागराज मायने रखता, हमारे लिए भी मायने रखता, लेकिन हमारे लिए पूर्वांचल और अवध भी मायने रखता है। समय कितना लगा? गाजीपुर मऊ से निकलते होंगे, आज उनको पता है कि किस तरीके से वो राजधानी में आसानी से लखनऊ से चले आते हैं। आपके लिए बुंदेलखंड का इलाका खनन का कारोबार वहां से आप चलाते थे, और वो पैसा कहां जाता था, सैफई के किस घराने में जाता था, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। गायत्री प्रजापति कौन था, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। आप पूंजीपतियों के चरणों में नाक रगड़िए, पूंजीपति के चरणों में नाक रगड़िए। अभी मैं पता जल शक्ति मिशन के टेंडरिंग की बात मैं करूंगा। अभी बता रहा हूँ जो टेंडर। चलिए ठीक है, एक मिनट जरा, ठीक है। मैं जरा रोशनी जायसवाल को भी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है आलोक वर्मा जी, ठीक है आलोक वर्मा जी, ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है एक मिनट जरा। रोशनी जायसवाल, अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आप ठीक है महिला आरक्षण को लेकर के और महिलाओं की बात आगे रख के आप इस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज भी जब प्रियंका गांधी वाड्रा जब कैंपेन के लिए मीटिंग करती हैं तो उसमें कुछ निकल करके सामने आया अभी तक कुछ? क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या मुद्दे होंगे, बड़े कदम क्या होंगे, कैसे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाएगा? पीछे जितना आवाज आ रही है इन लोगों की आपस में, नहीं ठीक है वो शांत है, अपनी बात रखिए। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। रोशनी जायसवाल, मैं ठीक है, मैं एक बार फिर से आपसे सवाल करता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अब कैंपेनिंग क्या होगी, क्या रोड मैप होगा, बड़े मुद्दे क्या होंगे, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, महिलाओं की यथास्थिति को लेकर के, जो आज हालात बने हुए हैं उसको लेकर के आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन आगे सिर्फ महिलाओं को लेकर के जिक्र होगा, उसके आगे क्या? सिर्फ महिलाओं को लेकर जिक्र नहीं है, जो कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हैं उसमें किसानों के लिए भी है, और जितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश में उसके लिए भी है, क्योंकि बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा और महिलाओं का मुद्दा, ये ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी शून्य चल रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, जो कि झुटलाया नहीं जा सकता। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की अगर बात करूं, जहां की मैं रहने वाली हूं, वहां 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, 2 दिन में 2 बलात्कार होते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी संवेदना का वाक्य नहीं निकलता है। वो मन की बात का 83वां एपिसोड शूट करते हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है बच्चियों के साथ, जो बच्ची अपने स्कूल में पढ़ने गई थी, स्कूल ड्रेस में पढ़ने गई थी, जो भाजपा के नेता लड़कियों के कपड़ों पे तंज कसते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए बलात्कार होता है। मैं उन भाजपा के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि उस 9 साल की छोटी बच्ची ने कौन सा ऐसा कपड़ा पहना होगा जिससे उसके साथ बलात्कार हो गया, उसी के स्कूल में उसी के स्वीपर ने कर दिया। दूसरा, 6 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ चॉकलेट खाने गई थी और उसके साथ 27 साल के युवक ने बलात्कार कर दिया। तो वो 6 साल की बच्ची ने ऐसे कौन से कपड़े पहने थे कि उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उसके बाद और बेरोजगारी पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सच्चाई ये है कि 3 साल से रेलवे की एग्जाम्स की डेट फाइनल नहीं हो रही है कि एग्जाम कब होंगे, भर्तियां कब निकलेंगी। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की। 3 साल से एग्जाम ही लोग डिमांड कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। और उसके बाद जब एड्स चलते हैं, एक कहावत नहीं है कि कुछ साल पहले ऐड आता था कि लक्स साबुन लगा देने से गोरे हो जाएंगे, वही ऐड करती है, वही ऐड करती है। जवाब भी ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जवाब भी ले लीजिए, आपकी बात मैं समझ गया। लक्स साबुन लगाएंगे तो ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल है आलोक वर्मा जी, जरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बार सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रोशनी जी, ठीक है रोशनी जी, आपने सवाल किया, जरा जवाब सुनते आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जनेंद्र आपके पास आता हूँ। आपने बेरोजगारी की बात की, बड़ी शानदार बात है, उस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मसला है और निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, इसमें किसी को कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, सीएमआईई का आंकड़ा था कि मार्च 2017 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में 17.4% बेरोजगारी की दर थी। उसी सीएमआईई की रिपोर्ट आई है मार्च 2021 की, और उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की दर है 5.1%। 17.4% से 5.1% तक बेरोजगारी लाने में हम कामयाब रहे हैं। दूसरी चीज, अरे रोशनी जी सुन लीजिए, आपको सुन रहा था, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। मैं आंकड़ा नहीं बनाता मोहतरमा।
अब सुन लीजिए पहली दूसरी चीज, आपने अपराध की बात की, कितनी अपराध स्मार्ट की सिटी बात की, बनी उत्तर प्रदेश की योगी मोदी जी जी की के सरकार, संसदीय क्षेत्र में उत्तर बड़े-बड़े प्रदेश की बिल्डिंग लगे योगी, हुए अरे हैं सुन कि तो स्मार्ट लीजिए सिटी, मोहतरमा, वेलकम टू अरे स्मार्ट सुन तो सिटी, लीजिए, आप कोई बड़े स्मार्ट सिटी नहीं आप बनी, बड़े प्लेटफॉर्म बस पे हैं, वादे जरा सुन किए लीजिए, गए। अरे जरा सुन सुनाएंगे लीजिए, कि आपके पास बोलने के लिए अरे कुछ जरा है ही नहीं, नहीं। अगर आप सुनेंगे ना, आपके कहने से तो क्या ऐसा नहीं है होता। आपके पास बोलने के अगर लिए? उत्तर प्रदेश में 3 3 दशकों से साल उत्तर से प्रदेश के लोगों ने अच्छा आपको रोशनी जी, गर्त में रोशनी ढकेल जी, दिया है, ठीक है जरा उत्तर ठीक है प्रदेश जरा के एक मिनट लोगों ने सुनते हैं, आपको गर्त में एक मिनट जरा ढकेल दिया सुनते है। हैं, उसके बाद आप काउंटर 2017 करना। में भी गठबंधन करके आप नहीं आए, आपने कहा खिचड़ी ठीक नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जनता बार बार हमको सिलेक्ट बिल्कुल कर रही नहीं है, आ हमको रही चुन है, रही है, तो बिल्कुल इलेक्ट नहीं कर आ रही रही है, है। तो कुछ ना कुछ तो एक हमने बार किया होगा। 2017 में आ गई, इसका मतलब 2017 ये में नहीं दोनों कि फिर आने गठबंधनों को वाली है। 54 सीटों पे समेटा है हमने। 2019 में जो बाकी गठबंधन था उनको भी 15 सीटों और आपकी भी हालत खस्ता कर दी। राहुल गांधी जी अमेठी में उतरने की हसरत इस नहीं बार पैदा कर आपके पाते, हिम्मत जुमलों नहीं में कर नहीं आने पाते। वाली देश ये की काम जनता। हमने किया है मोहतरमा, तो जुमलों जरा हमने से कुछ वाकिफ काम हो किया चुकी है, देश की जनता। जरा उसको देखिए, चश्मा सिर्फ हटाइए, जुमले, प्रियंका गांधी जी लत ने साबुन पता नहीं क्या लगाने आपको से समझाया गोरी हो है, जाएंगे, जरा गोरी नहीं तस्वीर हुई देखिए जनता। उत्तर प्रदेश की। बेरोजगारी चलिए, ठीक है, चरम ठीक सीमा है जरा पर एक मिनट, ठीक है, है, ठीक है, महिलाओं की ठीक है रोशनी जी, ठीक है एक मिनट आलोक वर्मा जी, ठीक है सर, या तो ठीक है सर। आपने आंखें बंद कर लिया तो जनेंद्र दिमाग आपने रघुवंशी, बंद कर मैं लिया, आपको भी शामिल कर रहा हूँ। कान में जनेंद्र आपकी एक आवाज मिनट, जाती आलोक वर्मा जी, नहीं। आलोक वर्मा जी, ठीक है एक मिनट, रोशनी जायसवाल, रोशनी जायसवाल, ठीक है आपने आपने सवाल रखा, वहां से जवाब मिला, ठीक है आलोक वर्मा जी, ठीक है सर एक मिनट जरा जनेंद्र रघुवंशी। शुभेंदु भाई मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक सवाल मतलब दिलीप भाई से भी पूछना था, उस समय मैं पूछ नहीं पाया था। दिलीप भाई जाने माने पत्रकार हैं, तो सबकी शंकाएं भी मिट जाएंगी। और एक जहां पे बात खत्म हुई थी कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं बिजली के बारे में, मैं बता दूं कि मई अप्रैल 2014 में केवल पूरे देश में 35,581 गांव में बिजली नहीं थी। एक गांव में बिजली देने का मतलब होता है कि अगर 100 घर हैं और 10 घरों में एक बल्ब और एक पंखा का कनेक्शन मिल जाए और 90 घर अंधेरे में डूबे रहें, उसको विद्युतीकृत करना कहते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज आपने यहाँ पे बताई थी जब हमारे दिलीप भाई बात कर रहे थे, ये दल मतलब चुनाव देख के पास मारे। सर 1952 से लेके आज तक कब गठबंधन नहीं हुआ? तब हिंदू महासभा भी गठबंधन करती थी, आरएसएस भी किसी ना किसी को खड़ा करती थी, या बाद में 1977 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के खिलाफ सारे दल, जबकि इंदिरा गांधी जी ने जो सर्वे करवाया था इंटरनल, उसके हिसाब से वो जीत रही थी, इसी वजह से इमरजेंसी हटी थी और उसके बाद उन्होंने चुनाव करवाए, सारे दल एक साथ आए थे। तो ऐसा नहीं है कि जब सारे दल एक साथ आएंगे तो पक्ष और विपक्ष नहीं, जनता को चुनना है। वो अच्छा है या बुरा है वो जनता को चुनना है। आपको पत्रकारों को या किसी और को नहीं चुन के बताना कि ये अच्छा है या बुरा है। आप काम बताइए। आप काम क्यों नहीं बताते कि प्रधानमंत्री वहां लाल किले से 4 साल से चिल्लाते हैं पूरे देश में मैंने बिजली दी, क्या अंधेरे में डूबा हुआ था ये देश? अरे पूरी दुनिया को तो बता रहे हैं हुजूर, आप ही सुनने को तैयार नहीं है। आप सुन लीजिए। अरे आप सुन कहाँ रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी का क्या आप तो मुख्तार अंसारी को सुनने जाते हैं। बेटा क्या बता रहे हैं? आप तो मुख्तार अंसारी को सुनने जा रहे हैं आजकल। भाई मुख्तार अंसारी को सुनने जाएंगे तो विकास की धुन कहाँ सुनाई पड़ेगी आपको? बेरोजगारी की दर, अरे साहब अभी तो सुनाया मैंने बेरोजगारी की दर क्या है, लेकिन आप उसी समाजवादी पार्टी के साथ मुख्तार अंसारी को सुनने जा रहे हैं। 70 लाख मुख्तार अंसारी के दोनों करा लो, आलोक जी डीएनए करा लो। क्या करने जेल जा रहे हैं साहब? डीएनए में क्या मिलेगा पता चलेगा। ऐसी जरूरत क्या है? मुख्तार अंसारी कौन देवता इंसान है, कौन है कौन नहीं जानता? मुख्तार की जरूरत है। मुख्तार अंसारी को नहीं, लोग मुख्तार जान रहे हैं, की जरूरत क्या पड़ी? तो आप मुख्तार अब्बास की जरूरत सुनना नहीं है। चाहते। मुख्तार अब्बास की जरूरत नहीं, समझ में ठीक है, आती है। ठीक है। मुख्यमंत्री गुनगुनाना चाहते हैं तो गुनगुनाइए, मुकदमा वापस लिया अपना। मैं जरा दिलीप जी को भी शामिल कर रहा हूँ एक मिनट, आलोक वर्मा जी, धर्मेंद्र यादव जी एक मिनट जरा, जनेंद्र जी आता हूँ, ठीक है एक मिनट जरा दिलीप जी को भी मैं शामिल कर रहा हूँ जरा। 5 मंत्र लेकर जपो, यही 5 धर्मेंद्र यादव मंत्र जी, जपो। ठीक है। कपट, झूठ, धोखा, विश्वासघात, इसके आगे दिलीप जी एक मिनट, दिलीप जी क्या हो गया?
धर्मेंद्र जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक मिनट, आलोक वर्मा जी प्लीज एक मिनट जरा, मैं जरा दिलीप जी को शामिल कर रहा हूँ। दिलीप जी सर, अब बड़ा सवाल है जिसमें जिस गठबंधन के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों को शामिल किया गया। सर एक मिनट जरा, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र जी एक मिनट जरा रुकिए ना, सुनिए सर, सुनिए आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, बिरयानी शोभा देती है, कबाब बिरयानी खा के आओ, शोभा देते हैं, जात जमात की सियासत बिरयानी खाओ ना। आरोप मत लगाइए सर, अगर पुख्ता कुछ हो ऐसे नहीं सर प्लीज। धर्मेंद्र जी और आलोक वर्मा जी, धर्मेंद्र यादव जी और आलोक वर्मा जी, एक मिनट जरा सुनिए, ठीक है सर, ठीक है सर, आपने पॉइंट रखा ना, ठीक है, अब इसको इतना ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दिलीप जी, प्रधानमंत्री जी का मेल अब एक मिनट सर, आलोक वर्मा जी, ठीक है दिलीप जी, एक मिनट सर, चुनाव क्या है आपका मनोरंजन भावी मुद्दा है। धर्मेंद्र यादव जी सुन रहे हैं आप मुझे, मैं कह रहा हूँ एक मिनट जरा आप सुनिए, आलोक वर्मा जी, ठीक है एक मिनट जरा, दिलीप जी अब ये जो सियासी समीकरण बढ़ रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के अंदर ये हो सकता है, मध्य यूपी के अंदर ये हो सकता है, तो क्या इन समीकरणों को साधने के लिए जब सभी राजनीतिक दल एक साथ आए हैं, आपने हालांकि विश्लेषण करके बताया भी है, लेकिन कितना इसका इम्पैक्ट नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अब जरा विश्लेषण भी कर लेते हैं, एक धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, क्या वो वोट बढ़ पाएगा या जितने और राजनीतिक दल एक साथ आए हैं उनके वोटों में बिखराव होगा, क्या हो सकता है? आपने मुझसे सवाल किया? नहीं, दिलीप जी से सवाल है, एक मिनट सर, दिलीप जी से। शुभेंदु सवाल रिपीट कर दें एक बार प्लीज। मेरा सवाल सर ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल इसमें एक साथ आ चुके हैं, एसपी भी है, इसमें समाजवादी पार्टी भी है, इसमें आरएलडी भी शामिल है और इसमें अन्य दल है, तो क्या इन दलों के एक साथ आने से किसी भी तरीके, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी का गेम खराब होगा, बीजेपी सत्ता से वापस होने जा रही है, अखिलेश यादव वापस आ रहे हैं, तो क्या इससे समीकरण किस तरीके से नजर आएंगे? शुभेंदु जी, जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, हर पार्टी का कैडर वोट होता है, वो कैडर वोट पार्टी के नेता के साथ शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो पार्टी कहीं भी जाए, अगर अमलगमेशन हो रहा है तो अमलगमेशन में चली जाएगी, लेकिन जो आम जनता है, वो आम जनता इस बात का एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर रही है कि जो गठबंधन हो रहा है, ये गठबंधन का उद्देश्य क्या है, और आम जनता उद्देश्य को समझते हुए गठबंधन के साथ नहीं जाएगी, ये मेरा अपना एनालिसिस है। जितनी भी छोटी पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, वो कुछ हिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिट नहीं करेंगे, कैडर वोट पूरा शिफ्ट होगा, लेकिन आम जनता का बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज होगा जो हिट होगा इस गठबंधन से। इन जनरल गठबंधन से कोई हिट नहीं होने वाला है, भाजपा का जो वोट है वो भाजपा का रहेगा, और इन जनरल जिसको वोट देना होगा, चॉइस से आदमी सपा को वोट दे सकता है, लेकिन गठबंधन की वजह से नहीं देगा, भाजपा से नाराज होगा या भाजपा की कमियां रह गई होंगी, उस वजह से वो सपा को वोट देगा, लेकिन आरएलडी के मिल जाने से या किसी और पार्टी के मिल जाने से या सुभाषपा के मिल जाने से गठबंधन को वोट नहीं जाएगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के परिवार में जो पारिवारिक लड़ाई चल रही थी, चाचा और भतीजे की, जो अलग हो गए थे, दो अलग पार्टियां बन गई, फिर वो दोनों पार्टियां एक हो गई, तो ये बात आम जनता समझ रही है, जो जनरल प्रेफरेंस का व्यक्ति है वो ये समझ रहा है कि पहले लड़ाई क्यों हुई, सत्ता को लेकर के हुई, अब गठबंधन क्यों हो रहा है, सत्ता को लेकर के हो रहा है, तो इसमें जनता कहीं बीच में नहीं, जनता का हित कहीं बीच में नहीं है, जो डेवलपमेंट कहीं बीच में नहीं है, जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ जरूर होंगे, लेकिन वोटर शायद साथ नहीं आएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? शुभेंदु, एक छोटा सा सवाल इन सारी पार्टियां जो है वो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा दम बढ़ती हैं। एक छोटा सा एक्ट 2013 में बना था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, पॉश एक्ट 2013 उसको कहते हैं, जिसमें महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया था, प्रोविजंस लाए गए। ठीक है। 2013 में जब ये एक्ट लगा था तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की सरकार है। इन सारी सरकारों से मेरा सवाल है कि इस एक्ट पर किसने कितना काम किया, सारे प्रवक्ता बता दें, क्योंकि जो प्रवक्ता होता है वो पार्टी का मुंह होता है। जरा ये प्रवक्ता बता दें कि इस एक्ट पर इनकी पार्टी ने कितना काम किया था महिलाओं। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ धर्मेंद्र जी। मैं दिलीप जी को बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वोमेन एम्पावरमेंट के लिए आजादी के बाद अगर किसी ने सबसे बड़ा काम किया था, समाजवादी पार्टी ने 1090 लॉन्च करके किया था, और उसकी जो इफेक्टिवनेस है, मेरी बात सुनिए, अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए,
हाँ। मैं मेरी बात वो जुड़ा हुआ उससे सवाल है। और उस 1090 को पूरी दुनिया ने सराहा था। हाँ। और उसका मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, उसमें 5,64,370 शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें से 5,58,000 शिकायतों का निस्तारण हुआ था। इतने बड़े मास लेवल पर महिलाओं के साथ अगर न्याय करने का कोई मादा रखता है वो समाजवादी पार्टी रखती है। धर्मेंद्र जी, इसमें समाजवादी पार्टी ने जितना काम महिलाओं के लिए किया है, मैं बता रहा हूं, सुनिए पहले और बता दूं। दूसरी बात आप सुन लीजिए, आप मुख्यमंत्री पोर्टल का आपको पता है, आप 10 शिकायत करिए तो 20 बार अपने आप फोन आता है कि क्या आप शिकायत से संतुष्ट हैं। ये मैं कर चुका हूँ, इसको मैं जन सुनवाई पोर्टल का इस्तेमाल कर चुका हूँ। जो किया होगा इस बात को, जो कार्यक्रम सुन रहा होगा, जो इस कार्यक्रम को सुन रहा होगा जानता होगा इस बात को कि वहां से फोन आता है कि आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, जबकि आपसे पूछा भी नहीं गया है। लेकिन 1090 के बारे में आप खुद ही जाके आंकड़ा निकलवा लीजिए। अगर कोई चीज गलत लगे मुझे बताइएगा। रोशनी जी को भी शामिल कर रहा हूं। मैं इसका जवाब दे दूं मित्र, अगर आप इजाजत दे तो मैं इसका जवाब दे दूं। जल्दी से जवाब, समय थोड़ा सा कम है। एक गौतमपल्ली इलाका है, वहां पे इनके एक मंत्री रहा करते थे, गायत्री प्रजापति उनका नाम था। वहां पर मंत्री निवास में जो कुलदीप सिंह सेंगर का नाम मत लेना, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम मत लेना, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम मत लेना। बताओ, एक बार ले लो ना, इतने बड़े हिम्मत है तो एक बार ले लो ना। लखनऊ में सेंगर का भी नाम ले लो, अब इसका कुलदीप सिंह सेंगर का भी नाम ले लो ना, ले लो। अगर है ऐसी तो ले लो नाम ना, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ले लो। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं स्वामी ले नित्यानंद, स्वामी चिन्मयानंद, ये सब भी है कुलदीप सिंह सेंगर के साथ। चैनल पे बैठ के आलोक जी बहन बेटियां होंगी, इतनी शर्म तो कर लो यार, इतनी शर्म तो कर लो कम से कम। पेट्रोल के बेटी जला दिया था, सुनी क्यों नहीं है आपने? आपके मुख्यमंत्री ने आवाज क्यों नहीं सुनी? मेरा सवाल ये है, जरा ये तो बता दीजिए साहब। चलिए ठीक है सर। चली जाता है, बड़ी बातें आप को जलाएंगे, फिर शर्म नहीं दिलीप जी आएगी। कहना चाह रहे हैं कि उनके सवाल का जवाब आखिर तक भी नहीं मिला है। बेटी के साथ अस्पताल में बलात्कार, यही तो बड़ा सवाल है कि मुद्दे गौन हो जाते हैं, राजनीति हावी रहती है और अभी भी राजनीति ही हो रही है। मुद्दे पर बात कहीं नहीं है, सिर्फ राजनीति है। चलिए माफी के साथ रोक रहा हूं सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन पश्चिमी यूपी की सियासत को साधने के लिए जो गठबंधन हुआ और दो लड़के जब एक साथ चले हैं, साइकिल पर सवार कर लिया जयंत चौधरी को, तो कितना लंबा ये साथ चलेगा और कितना अच्छा ये सफर होगा, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।